नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर पीएम मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान कोरोना की विकराल स्थिति और वैक्सीनेशन पर चर्चा हुई। मीटिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं, ऐसे में तत्काल उपाय की आवश्यकता हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में 9 करोड़ से अधिक का टीकाकरण पूरा हो चुका है। 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का टीकाकरण शीघ्र पूर्ण किया जाए। तो बड़ी बातें क्या रही वो भी आपको बता देते हैं। संपूर्ण लॉकडाउन अभी जरूरी नहीं है, नाइट कर्फ्यू से काम चल सकता है। 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाएं। टीकाकरण में लोगों को जागरूक किया जाए, खासकर युवा इसकी जिम्मेदारी निभाएं। टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर 3T पर जोर दिया गया। माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर फोकस किया गया। फिर चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है। कुछ राज्यों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। ऐसे में गवर्नेंस सिस्टम में सुधार ये बहुत आवश्यक है। ये मैं समझ सकता हूं कि साल भर की इस लड़ाई के कारण व्यवस्था में भी थकान आ सकती है, ढीलापन भी आ सकता है, लेकिन ये 2-3 सप्ताह और अगर हम टाइट करें और अदर गवर्नर्स को बड़ा मजबूत करें, इस पर हमने बल देना चाहिए। अब हमारे पास व्यवस्था इतनी हो चुकी है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, उसी पर बल दीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हाँ, उसमें जरा सरकार को थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ती है, गवर्नेंस को टाइट रखना पड़ता है, हर चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है, लेकिन ये मेहनत रंग लाएगी, ये मुझ पे विश्वास कीजिए। RT-PCR टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है। और फिर मैं कहता हूं कि प्रॉपर सैंपलिंग और प्रॉपर होना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लैब सबको निगेटिव दे रही है, कुछ लैब सबको पॉजिटिव दे रही है, तो ये तो अच्छी चित्र नहीं है। तो कहीं कुछ कमी है और ये गवर्नेंस के माध्यम से हमने चेक करना होगा। कुछ राज्यों को इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत होगी, लेकिन इसे जितनी तेजी से करेंगे उतना ही मददगार होगा। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आंबेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें हम कि इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा। इधर कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा कि राजस्थान में अभी गांव सुरक्षित हैं, वहां की स्थिति से हमें भी सबक लेना चाहिए। हमारा पूरा प्रयास है कि गांव में कोरोना ना पहुंचे। प्रदेश में बेहतर मॉनिटरिंग द्वारा राज्य सरकार शहरों में कोरोना पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। आशा है कि आम जन के सहयोग से हम इसमें कामयाब होंगे। विशेषज्ञों की राय है कि कोरोना वैक्सीन लगने का लाभ ये होता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी यदि कोरोना हो जाता है तो मरीज की स्थिति गंभीर नहीं होती एवं मृत्यु की आशंका नहीं के बराबर हो जाती है। इसीलिए वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। और अब बात खतरनाक होती कोरोना की दूसरी लहर की करते हैं। मरुधरा में आज फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। आंकड़े डराने वाले हैं। राजस्थान में कोरोना का विस्फोट हुआ है। आज 3,526 नए केस मिले हैं। कोरोना से 20 लोगों की जान गई है। जयपुर में, राजधानी में, पिंक सिटी में सबसे ज्यादा 658 केस सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या इस तरह से 21,000 के पार पहुंच चुकी है। और जिलेवार आंकड़े भी आपको बताते हैं। जयपुर में
658, उदयपुर में 497, जोधपुर में 372, कोटा में 310, भीलवाड़ा में 88, डूंगरपुर में 215, अजमेर में 87, राजसमंद में 109, यानी यहां 100 के पार आंकड़ा पहुंच चुका। डूंगरपुर में भी यही हालात हैं और चित्तौड़गढ़ में 125, बीकानेर में 65 केसेस आ चुके हैं। तो प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन पर लापरवाही करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। गुरुवार को जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम ने 5 प्रतिष्ठानों को सीज करने के साथ ही करीब 1 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी वसूला। इसमें मालवीय नगर जोन में 1 कोचिंग संस्थान और 2 व्यापारिक प्रतिष्ठान और 1 होटल शामिल है। प्रशासन के निर्देशों के बाद भी ये कोरोना नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे थे। और अब बात पुजारी पॉलिटिक्स की करेंगे, जिस पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। पुजारी की मौत पर सियासत पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। सरकार के साथ बीजेपी की वार्ता भी विफल रही, बेनतीजा रही। अपनी तीनों मांगों पर फिलहाल बीजेपी अड़ी है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा का भी ऐलान सामने आया। ऐलान किया, इंसाफ मिलने तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। बीजेपी का सरकार पर राजनीति करने का आरोप। मंडल सरकार की तरफ से बुलाया गया हरीश जी चौधरी के यहाँ, उसमें ब्राह्मण समाज के नेता भी हैं और हमारे लोग भी हैं। एक ज्ञापन हमने सरकार को प्रस्तुत कर दिया, उस पर चर्चा हुई, लेकिन सरकार के मंत्री उन हमारे मांगों के प्रति गंभीर नहीं है, इसलिए हमने तय किया है कि हमारा धरना जारी रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य से बातचीत के बाद ऐसा लगा कि बातचीत में पूरी तरह कहीं ना कहीं राजनीति हावी है। जो मूल विषय था, जिसमें वो शंभू शर्मा की जमीन के ऊपर कब्जे का बात होगा, फर्जी रजिस्ट्री होगी, उस विषय के ऊपर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक रुख नहीं। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो तहसीलदार है, जो नगर पालिका के क्षेत्र के जो ईओ हैं, जिनके संरक्षण में सारे गलत निर्माण हुए हैं, उनको सस्पेंड करने की मांग थी, उसके लिए तैयार नहीं है। जो एडीएम जो सारी घटना के लिए लगातार फ्लेयर अप करने के लिए लोकेश मीणा इसके लिए जिम्मेदार है, उस लोकेश मीणा को बचाने के लिए पूरी सरकार अपनी सारी ताकत करने में लगी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य से आज सरकार इन सब मामलों के ऊपर पूरी तरह ब्लैंक है। हम निश्चित रूप से हमने कहा है कि हमारी तरफ से वार्ता के दरवाजे खुले हैं, धरना चलता रहेगा। जहाँ तक इस केस की मेरिट की बात है, निष्पक्ष तौर के ऊपर इसकी जांच हो रही है। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। तहसीलदार को रजिस्ट्री के संदर्भ में उसके खिलाफ आरोप लगा तो तहसीलदार को तत्कालीन एपीओ कर दिया गया। निर्माण के संदर्भ में नगर पालिका के अधिकारियों के बारे में कहा जा रहा है कि वो उनकी मिलीभगत है, तो नगर पालिका के अधिकारी को भी जल्द से जल्द जांच कराना, और जब तक जांच करें तब तक उन अधिकारियों को वहां नहीं रखने तक ये बात हो चुकी थी। पर आज इन बातों से ज़्यादा और बातें करना, क्या आज ये उचित है अनुचित है, ये फैसला उन लोगों को करना है। श्रीगंगानगर से बीजेपी सांसद निहाल चंद मेघवाल आज पार्लियामेंट की जल संबंधी स्थायी समिति की बैठक में मौजूद रहे और पंजाब की औद्योगिक इकाइयों की तरफ से गंग कैनाल में प्रवाहित दूषित जल और केमिकल को लेकर प्रेजेंटेशन दिए। इस माध्यम से हो रही समस्या की जानकारी कमेटी के लोगों को दिए गए। समिति की बैठक में जल शक्ति मंत्रालय के उच्च अधिकारी मौजूद थे। दरअसल दूषित जल से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ समेत राजस्थान के दर्जनों जिले प्रभावित हैं। इससे भी पहले कई बार दूषित जल का मुद्दा उठ चुका है। जल संसाधन स्थायी समिति की बैठक डॉक्टर संजय जायसवाल जी की अध्यक्षता में हुई थी। जो हमारे राजस्थान में पंजाब से जो गंदा पानी आ रहा है, केमिकल युक्त जो गंदा पानी फैक्ट्रियों का आ रहा है, जो राजस्थान के लिए सिंचाई के लिए पीने के लिए वो लोग दे रहे हैं, उसका एक प्रेजेंटेशन मैंने सरकार को दिया, एक प्रेजेंटेशन मैंने पूरी समिति को दिया और मैंने कहा कि इतना गंदा पानी आ रहा है जिसकी वजह से कैंसर जैसी भयानक बीमारियां यहाँ पे फैल रही है। उस गंदे पानी को रोकने के लिए केंद्र की एक कमेटी पूरे नहर का इसका दौरा करे, पंजाब से लेकर राजस्थान तक कितना केमिकल युक्त गंदा पानी हम लोग पी रहे हैं उसको जाके देखें और उसका निस्तारण
भारत सरकार अपने लेवल पे करे, मैंने यह आग्रह समिति से किया है। अनुसूचित जाति आयोग के वरिष्ठ सदस्य सुभाष पारधी 9 अप्रैल को कोटा का दौरा करेंगे। न्यूज 18 से सुभाष पारधी ने कहा कि अभी तक 2 बार राजस्थान का दौरा किया है। मेरे साथ मौजूद हैं अनुसूचित जाति आयोग के वरिष्ठ सदस्य सुभाष पारधी जी। सर, आप राजस्थान जा रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों राजस्थान बीजेपी का डेलीगेशन यहाँ पे आया था और उन्होंने एक शिकायत की थी कि राजस्थान में दलित महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लगातार घटनाएं हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के धरती पे इस मार्च महीने में लगातार 2 बार जाकर आया और अभी और मैं राजस्थान जा रहा हूँ। इसके पहले एक पाली में घटना हुई थी। एक 8 महीने की जो गर्भवती महिला थी और उसकी माँ, दोनों को उन्होंने, गांव के कुछ लोगों ने उनको मारे। वो घटना वायरल हुई। उस घटने में मैं विजिट देकर आया पाली जिले के अंदर। उसके बाद में सेकंड जो घटना हुई वो जोधपुर में घटी। जोधपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ में 2 लड़कों ने उसके साथ में एक अलग ठिकान में ले जाके वो अत्याचार किया। तीसरी घटना इसके पहले कोटा में हुई। वो कोटा की घटना, एक लड़की के साथ में 18 से 20 लोगों ने अत्याचार किए और वो घटना को विजिट देने के लिए आज मैं ट्रेन से निकल रहा हूँ और कल मैं वहाँ पर बच्ची और उनके परिवार से मिलूंगा। उसके बाद में अधिकारियों की बैठक और उसके बाद में पत्रकार परिषद लेके वहाँ की जो समस्या है वो। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। ये खबर, अगली खबर उनके लिए जो अक्सर खाकी को खरी खोटी सुनाते हैं। आप भी देखिए, कोचिंग सिटी कोटा में खाकी का देवदूत अवतार। खाकी का देवदूत अवतार, जब खाकी वर्दी वाले बन गए देवदूत। 5 दिनों में बचाई 5 जिंदगियां। जांबाज जवानों के जज्बे को सलाम। अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, राजस्थान पुलिस का यही वादा है और इस वादे पर पूरी तरह से खरी उतरी है कोटा पुलिस, जिसका देवदूत अवतार सामने आया है। जी हां, कोटा के इन जांबाज जवानों ने अपनी जान पर खेलकर 5 जिंदगियां बचाई हैं। आइए आपको एक एक कर इन जवानों की जांबाजी की कहानी बताते हैं। तारीख 3 अप्रैल को सकतपुरा में 30 फीट गहरी नहर में 5 साल का मासूम गिर गया तो अपने बच्चे को बचाने के लिए मां ने भी छलांग लगा दी। 2 जिंदगियां मुश्किल में थी। तमाशबीनों की भीड़ लगी थी। इसकी इत्तला मिलते ही मौके पर कांस्टेबल किशन गोपाल देवदूत बनकर पहुंचे। बिना देर किए नहर में रस्से के सहारे उतर गए और अपनी जान पर खेलकर मां और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। महिला गर्भवती थी। इस तरह कांस्टेबल किशन गोपाल ने 3 जिंदगियों को बचाया। जब ये मोबाइल सूचना मिली कि एक महिला 5 वर्ष का बच्चा थर्मल 14 अप्रैल बड़ी नहर में गिर गए, इस सूचना पर मेरे संजय कांस्टेबल मौके पर पहुंचे। वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी। नहर इतनी गहरी थी कि हम उसमें कूद भी नहीं सकते थे, तो रस्से की मदद से नीचे उतरे। महिला 5 वर्ष के बच्चे को बाहर निकाला। महिला गर्भवती थी। तीनों सुरक्षित है। वहीं तारीख 4 अप्रैल को गुमानपुरा इलाके की नहर में एक महिला गिर गई। उस वक्त वहां मोटरसाइकिल से गुजर रहे कांस्टेबल रवि को महिला की चीख सुनाई दी। फौरन मौके पर पहुंचे, नहर में कूद गए, महिला की जान बचाई। सूचना मिलने पर निगम रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। कांस्टेबल रवि और महिला को नहर से सुरक्षित निकाला। इसके बाद तारीख 7 अप्रैल को नयापुरा चंबल पुलिया से एक युवक ने खुद को मौत देने के लिए छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही कांस्टेबल चेतराम चौधरी
फौरन मौके पर पहुंचे और चंबल नदी में कूदकर युवक की जान बचा ली। पेट्रोल के माध्यम से हमारे पास कॉल आया कि चंबल पुलिया से कोई आदमी कूद गया। हम तुरंत जाके वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ देखा तो उसकी गर्दन दिखाई दे रही थी और भीड़ इकट्ठी हो रही थी। तो हमने तुरंत हेड साहब ने कहा कि इसमें कूद के उसको बचाओ। तो मैंने जैसे हेड साहब के आदेश मिलते मैं चंबल पुलिया पे कूद गया, उसको कंधे में उठा के बाहर गाड़ी तक लाया और एमबीएस हॉस्पिटल हमने उसको भर्ती कराया। लोग सम्मानित करके हमारे जवानों का और हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं, जिससे हमारे जवानों में एक प्रेरणा और हौसला बढ़ रहा है। उससे तो आगे इस प्रकार की घटनाओं में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा है हमारे जवानों का। जांबाज जवानों ने वर्दी का फर्ज निभाया है, देवदूत बनकर जिंदगियां बचाई हैं। इन जवानों के जज्बे को न सिर्फ महकमे के अधिकारी बल्कि शहर के बाशिंदे सलाम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, जल जीवन मिशन योजना के टेंडरों में एक बार फिर मनमानी करने के आरोप लगे हैं। जल जीवन मिशन मुख्य अभियंता पर एक आदेश जारी कर अपने चहेते ठेकेदारों को रेवड़ियां बांटने के आरोप लगाए। राजस्थान PHED कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ने इस मामले में जलदाय विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत को भी शिकायत की। एसोसिएशन का आरोप है कि मुख्य अभियंता जल जीवन मिशन रामकरण मीणा ने 26 मार्च को एक आदेश जारी किए, जिसमें सभी टेंडरों को संभागीय और जिला स्तर पर जारी करने के निर्देश दिए। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि मुख्य अभियंता के इस आदेश से 98% ठेकेदार टेंडरों से बाहर हो जाएंगे। राजस्थान के 15 लाख से ज्यादा मजदूर और तकनीकी कर्मचारी इस आदेश के बाद बेरोजगार हो सकते हैं। बाकायदा राजस्थान PHED कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ने जलदाय भवन मुख्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए। बार अगर विभाग निविदाएं आमंत्रित करता है तो उसमें केवल बाहरी कंपनियां आएंगी और बाहरी कंपनी आने से प्रदेश के जो ठेकेदार उनका रोजगार मारा जाएगा। प्रदेश में लगभग 5,500 से 6,000 ठेकेदार है और लगभग 15 से 20 लाख कर्मचारी जो है मजदूर श्रमिक जो है हमारे इन 5,500-6,000 ठेकेदारों से सीधे परोक्ष अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। अगर प्रदेश के ठेकेदारों को काम नहीं मिलेगा तो बाकी जो 15 से 20 लाख जो रोजगार श्रमिक हैं ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। इंडिविजुअल स्कीम का टेंडर लगाना बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा हमारे लिए, क्योंकि पेपर बहुत बड़ा होता है। इसलिए वो क्लब करने का आदेश दिए गए थे। जो ठेकेदारों से कल प्रतिनिधिमंडल जो मिला है उसके बारे में आप सोच समझ के और आगे कार्रवाई करेंगे। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी का कार्यालय अब VKI की बजाय ग्रेटर निगम मुख्यालय में ही होगा। तो वहीं ग्रेटर निगम अब कोई भी फायर NOC ऑफलाइन जारी नहीं करेगा। ये तमाम फैसले आज हुई अग्नि निरोधक समिति की बैठक में लिए गए। समिति चेयरमैन पारस जैन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 5 प्रपोजल रखे गए, जिसके तहत मुख्य अग्निशमन कार्यालय को नगर निगम मुख्यालय में स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिससे लोगों को काम के लिए VKI ना जाना पड़े। वहीं फायर ने ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सिर्फ ऑनलाइन जारी करने का फैसला लिया। तो वहीं आम जन को आग से बचाव और सुरक्षा है, इसलिए अभियान चलाने NOC जारी कर राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया गया। सवाई माधोपुर में ACB ने सूदखोरों के खिलाफ घूसखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ACB ने जमवाई कॉलेज के क्लर्क और प्रिंसिपल को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रिंसिपल जय कंवर और लक्ष्मी नारायण शर्मा ने परिवादी से हॉस्टल फीस के नाम से रिश्वत की डिमांड की थी। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। बात करेंगे माहवारी की। माहवारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। माहवारी स्वच्छता प्रबंधन में जागरूकता की कमी की वजह से इसे टैबू माना जाता है।
इस समस्या का समाधान करने के मकसद से नोएडा के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने एक सामाजिक मुहिम प्रवाह कृति चलाई है, जिसका मकसद लड़का लड़की दोनों में मासिक धर्म को लेकर जागरूकता फैलाना है। और इसे छुपाते रहे। मासिक धर्म एक औरत के, एक स्त्री के सामान्य गतिविधि ही तो है। We are Team Pravakriti and menstruation matters. Every other problem is acknowledged by society as a problem, and society makes an effort to work towards it. However, when we talk about menstruation, its very existence is not acknowledged by society. What are mere statistics and numbers for us are affecting women's life in a very, very real way every day. So we started Pravakriti in an effort that no other girl from our generation will have to suffer any medical problems that might stem from the ignorance that comes from the taboos. Being a boy, I was bullied and teased a lot during the start of this initiative, and I knew that was the problem that had to change. Once we went through with the initiative, once we conducted a variety of activities with different classes, a lot of boys showed up for volunteering, and the boys who were actually teasing me before, they actually signed up to be the head volunteers for Pravakriti. One way we connected with the youth was through video games, but it's an educational experience because you're being rewarded with information. So in the game, you kill a certain number of crap monsters, and you're rewarded with a hot water bottle. The school, of course, they gave us a platform. They allowed us to conduct activities with the students, and they allowed us to conduct activities with students as young as 4th graders. I think that I am really, really proud to be one of the founding members of the Pravakriti, and especially being a boy. When people saw that even a boy was talking about this so freely, they became more and more motivated, and even they understood that this was not a topic to be ashamed of, and anyone could talk about this freely. इस बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।